जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें शॉर्टकट्स मैं डिस्कस करूँगा तो वो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर 4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें इनवर्स दे दिया गया और बेसिक वेरिएबल दे दिए गए हैं और हमें कहता है कि भाईजान आपने इससे पूरा जनरेट करना है सिंपलेक्स टेबलर इन ईच केस, यानी कि आपकी जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन चल रहा होगा ना, जिसके अंदर इनवर्स ये होगा और हमारे पास बेसिक वेरिएबल ये होंगे, तो उसकी पूरी आइट्रेशन आपने टेबल बना के दिखाना है इसको। तो ये किस तरीके से आपने बनाना है, तो ये सारा कुछ मैं इसमें डिस्कस करूँगा। बहुत ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय शॉर्टकट टेक्निक्स हैं वो आप याद रखें तो आपका ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। और ये हमें उसने ओरिजिनल फंक्शन दे दिया है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ओरिजिनल मतलब क्वेश्चन दे दिया हुआ, मॉडल दे दिया हुआ, कुछ बच्चे करेंगे कि बजाय इसको लेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप पूरे दो तीन पता नहीं आइट्रेशन करते रहेंगे और फिर जाके निकालेंगे और ये तीनों के लिए अलग अलग करते रहेंगे। तो भाईजान वो तो फिर गए। तो खैर, टेक्निक्स को याद रखना तो आपका काम आसान हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। तो ये मैंने एज इट इज़ क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया। मैंने क्या किया कि इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि मतलब कितने वेरिएबल्स आएंगे आइट्रेशंस के अंदर। तो जब हम ये स्लैग और आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा के हमारे पास टोटल ये होंगे x1 से लेकर x4 प्लस s1 r1, ये हमारे टेबल के अंदर आइट्रेशंस होंगी, मतलब कि वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये इसलिए हमने नोट डाउन किया। अब उसके बाद क्या, बेसिक वेरिएबल हमने देख लिया x4 x3 या इनवर्स हमें दिया हुआ था। एक पार्ट समझ लिया ना, दोनों पार्ट सेम टू सेम वैसे ही है। तो एक पार्ट आप समझ लेना अच्छी तरीके से, तो बाकी दोनों पार्ट्स भी हो जाएंगे। दोनों में सेम ही तरीका है, तो मैं आपको एक ही पार्ट समझाऊंगा। तो भाईजान क्या बेसिक वेरिएबल्स है हमारे पास x4 x3। अब और इन्वर्स क्या है, मैंने अगर कहा था कि भाईजान अगर हम इसको बेसिक वेरिएबल को इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, हमारे पास आ जाएंगी डुअल की डुअल वेरिएबल्स क्या आ जाएंगी, क्योंकि ये देखेंगे हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन ये था। तो यानी कि ये प्राइमल हमें दिया हुआ, प्राइमल की वैल्यूज दिया, प्राइमल के वेक्टर दिए हैं। तो प्राइमल के वेक्टर जब हम इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डुअल वेरिएबल के वैल्यूज आ जाती हैं। तो आप इसका डुअल भी बनाएंगे, इसका डुअल भी कन्वर्ट, सबसे पहले तो आप इसको डुअल में भी कन्वर्ट करके रख लें। तो आप डुअल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू, ये डुअल बन के आएगा। ठीक है, डुअल ऑफ ओरिजिनल कांस्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा डुअल आएगा। किस तरीके से बन के आएगा, आप बेहतर है कि प्राइमर से डुअल कन्वर्जन की वीडियो देखें और केसेस वाले, तो आपका समझ आ जाएगी कि किस तरीके से बना है। ठीक है, तो भाईजान आपने क्या किया, मैंने क्या किया कि भाईजान अब ये x4 x3 की वैल्यूज क्या आएंगी। भाईजान हमने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनके क्वेश्चन देखे हैं। यहाँ पे x4 क्या है, 0 है, x3 क्या 4 है, x4 0 तो 0 4 0 4 आया। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आ गई 0 4/3। तो y1 हमारे पास 0 है, y2 हमारे पास 4/3। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब आपने क्या करना है कि भाईजान इस टेबल के, मैं आपको दिखाता हूँ टेबल कौन सा। इस टेबल की ये जो वैल्यूज है ना, ये वाली जो वैल्यूज हैं, यानी कि जी वाली रोज को छोड़ के ये वाली जो वैल्यूज हैं यहाँ तक, ये सारी किस तरीके से आई हैं, ये देखें। इसका क्या होता है कि भाईजान ये जो आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, इसका मैंने इक्वेशन फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया था, इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना। इनके जो कोफिशिएंट है ना, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। और ये हमारे पास था इनवर्स। इनवर्स वाले मैट्रिक्स को जब आप ओरिजिनल इक्वेशंस के जो कॉफिशिएंट के जो कॉलम्स का जो मैट्रिक्स बनेगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास ये वाली सारी वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो वही हमने किया यहाँ पे। तो ये देखें, ये सोल्यूशन वाला कॉलम भी मैंने साथ ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये S1 वाला, ये R1 का एक, ये x4 x3 x2 x1 के रिलेटेड है। और ये आपको रो किस तरीके से पता चलेगी, जारी बात है भाईजान x4 और x3 उसने कहा हुआ था, तो हमारे ये क्या है, बेसिक वेरिएबल है। तो बेसिक वेरिएबल है यानी कि ये हमारे टेबल के, यानी कि बेसिक वाले z के अलावा यहाँ पे होंगे। और इनका सीक्वेंस क्या होगा, x4 उसने पहले लिखा था इसलिए x4 पहले आएगा, x3 बाद में लिखा था x3 बाद में आएगा। ठीक है, आपने ये लिख दिया। अब ये वैल्यूज किस तरीके से कंप्यूट किया, मैंने आपको कहा था कि इनवर्स को आप जब ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन कह रहा हूँ, ओरिजिनल क्वेश्चंस वाले कॉन्स्टेंट्स के जो कोफिशिएंट्स के जो कॉलम्स के जो मैट्रिक्स बनाएंगे आप, ये जो बनाया था उसको आप इनवर्स को आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएंगे। वही इनवर्स पहले लिखना है हमने लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये इनवर्स लिखा।
और वही मैंने कॉलम वाला मैट्रिक्स लिख लिया और इनको सिंपली कॉलम मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया था, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गए। हमने क्या किया, इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया। ये वो देखें 14/3 1/3 ये सोल्यूशन वाला कॉलम है, और ये उससे पहले ये R1 वाले की वैल्यू आएगी, ये S1 X4 X3 X2 X1, और यहाँ पे क्या होगा X4 यहाँ पे X3 होगा। तो मैंने वही नोट डाउन कर दिया यहाँ पे X4 X3, और ये सारी वैल्यूज एज इट इज़ ये देखें 14/3 1/3 सोल्यूशन वाले कॉलम में लिख दिया, बाकी ये S1 R1 S1 के करस्पॉन्डिंग आ गया। ठीक हो गया। ये आपके पास ये शॉर्टकट टेक्निक्स थी। ये आपका इतना टेबल फिल हो गया, सिर्फ आपकी अब जी वाली रो रह गई है। अब जी वाली रो आपने किस तरीके से कंप्लीट करनी है, इसके लिए आपने यूज़ करना है भाईजान, आपने डुअल यूज़ करना है। इसलिए अब आपने क्या किया कि डुअल आपने ओरिजिनल कांस्टेंट का निकाला। जब आपने डुअल बना लिया, यानी कि ये x1 के करस्पॉन्डिंग, ये x2 के x3 x4। अब ये देखें ये s1 के भी रिलेटेड है, ये क्या है, अब आप देखें ना, तो ये देखें ये 0/2 आ रहा था, ये 0 अगर आप उड़ गया y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही इक्वेशन बन रही है। इधर करेंगे तो ये y2 ग्रेटर देन इक्वल टू m, वो जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा था। इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे भी मैप कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। आपको ये यहाँ से बस अंदाज़ा लेना कि कौन से वेरिएबल के साथ कौन सी इक्वेशन एसोसिएट, लाइक x1 के साथ ये एसोसिएट है। तो आपने क्या करना कि आपने सपोज कर लेना, ये देखें y1 + 2y2 इज इक्वल टू 5, ये इनइक्वालिटी को ख़त्म करके इक्वल टू का साइन डालना है। तो ये देखें वो ये x1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, मैंने y1 + 2y2 इज इक्वल टू 5, ये इसलिए मैंने कहा डुअल कैलकुलेट करने के बाद आपने बस वो ले लेना है, क्योंकि x1 कोफिशिएंट्स के ऐड करने से आपकी ये वाली कॉन्स्टेंट्स बनी होगी। लाइक मैं आपको बता देता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए x1 क्या का क्वेश्चन क्या है 1, इसका y1 + 2y2 इक्वल टू मैंने 5 ले लिया। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, उसको मैंने रिमूव करके इक्वल टू 5 यहाँ से इस तरीके से, यानी कि x1 के करस्पॉन्डिंग ये वाले सारे कोफिशिएंट्स वगैरह आए थे। तो यानी कि ठीक है कि यहाँ पे y1 + 2y2 इक्वल टू 5 ले लिया, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, y1 और y2 की वैल्यू मैंने शुरू में निकाल ली थी। ये क्या थी, ये देखिए y1 0 है, y2 4/3 है, तो मैंने वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, तो यहाँ पे एक वैल्यू आई जो कि -7/3, यानी कि जी की रो में जो x1 का कोफिशिएंट है क्या होगा -7/3, उसको मैंने एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन किया -7/3। इसी तरीके से मैंने x2 के लिए निकाली, x2 के लिए मैंने डुअल क्या निकाला था, x2 के लिए था 2y1 - y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 था। तो मैंने कहा था कि सपोज करें आप इनइक्वालिटी को इक्वल टू साइन के साथ, तो इक्वल टू 12 क्या 12 जाके माइनस हो गया, y1 y2 की वैल्यू पुट की, तो x2 का भी ऑप्शन आ गया। इसी तरीके से x3 निकाला, x4 निकाला। लेकिन आपको x3 और x4 निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि x3 और x4 आपके बेसिक वेरिएबल है। तो बेसिक वेरिएबल मैंने आपको कहा था कि आपने कंडीशन याद रखनी होती है कि जो यहाँ पे वेरिएबल है ना, उसके अंदर जी के रो के अंदर जो उनकी वैल्यूज होती है ना, वो जीरोज होनी चाहिए और उनके नीचे आइडेंटिटी बननी चाहिए। तो ये आपने साथ साथ चेक करना होता है, ठीक है। अगर आइडेंटिटी बन रही तो मसला है, इसका मतलब कैलकुलेशन मसला है। S1 की किस तरीके से निकाली, वही सेम टू सेम मैंने कहा था कि भजन ये देखें S1 इसके साथ ही एसोसिएटेड थी। तो ये क्या बन रही थी, ये y1 - 0, y1 ही आ जाता है, y1 की वैल्यू क्या थी 0 थी, तो इसलिए S1 0 आ गया। और R1 का देखें तो R1 का आपको मैं दिखा देता। R1 किसके करस्पॉन्डिंग था, y2 के, यानी कि उसके रिलेटिव था y2, और मैंने राइट हैंड साइड पे m लिखा था, क्योंकि अनरिस्ट्रिक्टेड, जब अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल होता है इसका मतलब है वो m के बराबर होता है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है, अनरिस्ट्रिक्टेड लिखी हुई है इस वजह से। तो मैंने क्या किया, y2 = m, और y2 - m आ गया, और सॉरी y2 की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट की जो कि 4/3 - m आ गई। तो ये मेरा R1 का कोफिशिएंट था 4/3 - m। अब ये जो सोल्यूशन वाली वैल्यू है ये किस तरीके से है, ये आपने क्या करना होता है कि बजाय ये देखें x4 की वैल्यू 14/3, x3 की वैल्यू 1/3, इसको आपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना है, जो कि था 5x1 + 12x2 + 4x3। तो इसके अंदर देखें तो x1 x2 नहीं है इधर, यहाँ पे यानी कि उनकी वैल्यू 0 है, तो उनकी वैल्यू 0 पुट की, तो x3 1/3 था, क्योंकि और यहाँ पे आगे 4/3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4/3। तो ये हमारे पास फाइनल आइट्रेशन आ गई कि जिसके अंदर इन्वर्स ये होना चाहिए, जो भी उसने गिवन दिया हुआ था, इन्वर्स 1/0 - 1/3 1/3। तो ये देखें 10 - 1/3 1/3, ठीक हो गया। ये इन्वर्स भी हमारा ऑब्टेन हो गया, और x4 x3 हमारे पास हो गया, और इस पूरे क्या कहते हैं टेबल का सॉल्यूशन भी आ गया। तो ये टेक्निक्स थी, आपने याद रखनी है। इसी तरीके से पार्ट 2 होगा, और पार्ट सी भी होगा।
तो आपको मैंने समझा दिया पार्ट ए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब दोनों पार्ट्स आपने खुद करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, तो आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं वैसे आपको सोल्यूशन एक बार दिखा भी देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना ताकि आप अपना आंसर को वेरीफाई कर सकें। तो ये देखें, बाकी इसका पार्ट ये वर्किंग भी है, आपको साथ साथ मैंने पिछले पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया, तो वही एज इट इज़ सेम टू सेम स्टेप्स यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये मैं इसलिए थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, तो ये ये बेहतर होगा। खैर, मैं कंटिन्यूसली 3-4 घंटे से बैठा हुआ लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट चैप्टर 5 यानी कि हम असाइनमेंट प्रॉब्लम से मैं स्टार्ट हुआ, अब तक लेक्चर नोट कर रहा हूँ। तकरीबन सुबह के 6:30 बज रहे हैं, 3 बजे मैंने स्टार्ट किया था रात के। तो ये आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें, लेकिन फिर भी आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करके जाते। मैंने देखा था स्टैट्स वगैरह देखेंगे, ऑलमोस्ट 62% रेशियो ऐसी है जो बगैर सब्सक्राइब किए हुए देख रही है। या ये तो गलत बात है ना, सब्सक्राइब तो किया करो, लाइक भी किया करो। खैर, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये पार्ट सी का दिखा रहा हूँ मैं सोल्यूशन। तो ये बेस्ट सोल्यूशन उसने पूछा था तीनों में से क्या होगा, जाहिर बात है मैक्सिमाइजेशन के केस थे। और आपने तीनों में देखेंगे तो आप देखेंगे मैक्सिमाइजेशन का ही केस है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमाइजेशन का केस है। तो जी की वैल्यू जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आ रही होगी वो आपका बेस्ट होगा। तो आप ये देखेंगे 28 आई है इसमें, सेकंड पार्ट में क्या आई थी 28.6 थी, और फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑलमोस्ट 4/3 आई थी आई थिंक। इस वजह से हमारा पार्ट बी मैक्सिमम सोल्यूशन देगा, विच इज़ इक्वल टू 28.6। तो हमारा बेस्ट सोल्यूशन भी होगा। और ऊपर से आप देखेंगे तो आप गौर करेंगे ज़रा, ये जो है ना, ये वाली आइट्रेशन हमारी ऑप्टिमल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। तो नेगेटिव मैक्सिमाइजेशन के केस में नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए, यानी कि पार्ट सी और पार्ट ए हमारा ऑप्टिमल भी नहीं है, लेकिन पार्ट बी हमारा ऑप्टिमल भी है और वो सबसे मैक्सिमम सोल्यूशन भी दे रहा था। इसलिए 28.6 यही मैंने यहाँ पे लिखा है। इस वजह से हम पार्ट बी को कंसिडर करेंगे, वो बेस्ट सोल्यूशन दे रहा है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा।